Welcome to MB classes. In the previous video, we have talked about major levels of biodiversity and percentage distribution of various types of organisms. Now we will discuss patterns of biodiversity. इसमें हम दो पैटर्न्स पढ़ेंगे दैट इज़ अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स और एक स्पेशीज़ एरिया रिलेशनशिप. लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स में आपको ये पता होना चाहिए कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस. दैट मीन्स कि सपोज ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ है, ठीक है. तो इसमें एक सेंट्रल पॉइंट जिसको हमने ज़ीरो से डिनोट किया हुआ है दैट इज़ इक्वेटर रीजन, ठीक है. इक्वेटर रीजन जहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स. अगर इसके ऊपर हम ये टू लाइंस इस तरह से लगाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, दैट इज़ 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ. तो यहाँ पे हमने डिफरेंट एरिया वाइज स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी बतानी है. तो जैसे अगर हम इक्वेटर रीजन पे बताते हैं दैट इज़ वहाँ पे कौन सा एरिया है, दैट इज़ कोलंबिया है वहाँ पे. तो वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस कितनी है, ज़्यादा है. थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे, शिफ्ट करते हैं नॉर्थ की तरफ, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है. तो यहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम हो रही है दैट इज़ 105 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स. और थोड़ा ऊपर चले जाते हैं दैट इज़ पोलर रीजन और टेम्परेट रीजन में चले जाते हैं तो 56 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आर देयर. तो दैट मीन्स ये ज़ीरो, यानी कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, या टेम्परेट रीजन की ओर मूव करते हैं तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी उतनी ही कम होती चली जाती है. तो इक्वेटर पे हमारे पास एक रीजन है दैट इज़ अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं. तो यहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है दैट इज़ द रिचेस्ट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. तो इसमें आपको ये याद रखना है इक्वेटर यानी कि जो टेम्परेट रीजन है, ठीक है, सॉरी ट्रॉपिकल रीजन है, जहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है. और जैसे जैसे हम टेम्परेट रीजन की ओर जाएंगे, पोलर रीजन की ओर मूव करते जाते हैं, वहाँ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम होनी शुरू हो जाती है और ग्लेसिएशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी. तो यहाँ पे आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इक्वेटर रीजन पे या ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा क्यों होती है, वाई स्पीशीज़ रिच इन ट्रॉपिकल एरिया. क्योंकि देखो ये इक्वेटर रीजन है, ठीक है, सफिशेंट सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल. फर्स्ट पॉइंट इज सफिशेंट सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल. यहाँ पे जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो भी कम होते हैं, दैट मीन्स अगर होंगे भी तो दैट आर प्रिडिक्टेबल, ठीक है. दे आर हैविंग मोर स्टेबल कंडीशन एंड स्पीशिएशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है. दैट मीन्स स्पीशीज़ फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स विदाउट मच डिस्टर्बेंसेस. तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि वाई स्पीशीज़ रिच इन ट्रॉपिकल एरिया. अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप. बहुत ही इजी कंसेप्ट है. देखिए इसमें हम एक ग्राफ वाइज स्टडी करते हैं जिसमें हम एक साइड एरिया लिख लेते हैं, एक साइड स्पीशीज़ रिचनेस. दैट इज़ जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर करते जाएंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. ये स्टेटमेंट किसने दी है, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बर्ल्ड ने, ठीक है. हमने पहली लाइन में क्या बोला, जैसे एरिया रिचनेस बढ़ती है, एरिया एक्सप्लोर ज़्यादा होता है, वैसे वैसे स्पीशीज़ रिचनेस भी बढ़ती है. लेकिन कुछ टाइम बाद जितना एरिया हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ आगे तक जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि स्पीशीज़ जो है वो रिपीट हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा सीधा ग्राफ जाने की बजाय कैसा हो जाता है, इस तरह से आगे जाके कर्व में चला जाता है. दैट इज़ इसको हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. इसमें दो साइंटिस्ट की स्टेटमेंट्स हैं कि जैसे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी की मेन इंपॉर्टेंस क्या है, कि एक तो डेविड टिलमैन ने बोला था कि ही सेड लैंड और प्लॉट विच हैज़ रिच डाइवर्सिटी, ठीक है, जहाँ पे भी ऐसे प्लॉट्स जैसे इसने आउटडोर प्लॉट्स जो भी लिए हुए हैं उसमें बोल रहा है कि विच हैविंग रिचेस्ट डाइवर्सिटी दे शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस इन बायोमास एंड शोज मोर स्टेबल कम्युनिटी. और एक साइंटिस्ट कौन सा था, पॉल एलिच, जिसने राइवर्ड पॉपर हाइपोथेसिस दी है, ठीक है, जिसने इकोसिस्टम को एक प्लेन के साथ रिलेट किया हुआ है. जैसे अगर हम प्लेन में से
कुछ राइवर्स यानी कि जो नट बोल्ट्स हैं उसको हम रिमूव कर दें तो फिर भी प्लेन जो है वो फ्लाइट कर सकता है। लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट नट बोल्ट्स यानी कि अगर उसके इंजन से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो वो फ्लाइट नहीं कर सकता। इसी तरह से इकोसिस्टम में भी अगर कुछ स्पीशीज़ को रिमूव कर दिया जाए फिर भी वो बैलेंस मेंटेन करता है। लेकिन कुछ ऐसी की स्पीशीज़ को ही हम रिमूव कर दें विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दैट इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, पॉपर मीन्स क्या होता है, उसका चोरी करना, निकाल लेना उसमें से। ठीक है, तो राइवर्ड पॉपर हाइपोथेसिस जो है वो एक किससे रिलेट की हुई है, एक एरोप्लेन से रिलेट की हुई है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हाउ मच लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितना लॉस हो चुका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN अ लिस्ट इज़ पब्लिश्ड, एक लिस्ट पब्लिश होती है जिसका रेड लिस्ट हम रेड बुक भी बोल सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज वाइज स्पीशीज़ को रखते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है या कौन सी होने वाली है या कौन सी एंडेंजर्ड कैटेगरीज में आती हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कुछ एक्सटिंक्ट हैं जो बिल्कुल ही लुप्त हो गई हैं, कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, अगर हम स्पेशल मेजर्स ना लें तो वो भी एक्सटिंक्ट की कंडीशंस में आ सकती हैं। कुछ वल्नरेबल हैं, कुछ थ्रेटेंडेड हैं। ठीक है, तो लास्ट 500 ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 784 स्पीशीज़ जो हैं वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो अगर हम कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शंस की स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो वो कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है NCERT पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो डोडो, ठीक है, इन मॉरिशस, कागा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलेसीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ फ्रॉम रशिया, और 3 टाइप्स ऑफ टाइगर्स हैं, सब स्पीशीज़ हैं टाइगर्स की, दैट इज़ बाली, कैस्पियम एंड जावन। ठीक है, यहाँ एन लगा लेना, जावन। क्लियर। तो यहाँ पे आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो 4 मेन आपके मेन कॉज हैं जिसको हम इविल क्वार्टेट भी बोलते हैं, क्वार्टेट मतलब 4। ठीक है, तो इविल क्वाड्रेंट में फर्स्ट है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है तो वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सपोज़ कि अगर एक स्पीशीज़ कहीं पे रह रही है, सर्वाइव कर रही है, और उसका हम हैबिटेट ही ख़राब कर दें, ठीक है, जैसे जंगलों में कोई बड़े बड़े एनिमल्स जो हैं वो रह रहे हैं और उसमें से हम लोग क्या डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बीच में सड़कें बनाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी कि उसका एरिया हमने फ्रेगमेंटाइज कर दिया है, अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया है। तो इट इज़ अ मेजर कॉज। फॉर एग्जांपल अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट अगर सपोज 16% एरिया को कवर कर रहा है तो अब जो है वो 11% को ही कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अमेज़न फॉरेस्ट वैसे भी हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लानट है, तो धीरे धीरे अगर इसकी डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे अपने ही नीड के लिए, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जाएगी। सेकेंड वन इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से कौन सी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, दैट इज़ डोडो, स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पी। ये एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए। थर्ड वन इज़ एलन स्पीशीज़ इन्वेजन। सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में बाहर से जब कोई फॉरेन स्पीशीज़ जो है एंटर कर जाती है और उस एरिया को या उस इकोसिस्टम को या वहाँ पे रहने वाली स्पीशीज़ को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, तो वो कौन सा है, एलन स्पीशीज़ इन्वेजन। दैट इज़ द मेजर कॉज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। फॉर एग्जाम्पल लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च को जब हमने इंट्रोड्यूस कराया तो वहाँ पे रहने वाली ऑलरेडी जो किचलिड फिशेस थी उसकी 200 स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। ऐसे ही हमने बाहर से जो है इकॉर्निया, दैट इज़ द वाटर हेजिंथ प्लांट, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ठीक है, इसकी जो फ्लावर्स की प्रोडक्शन थी, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर थे, ऑर्नामेंटल पर्पसेस के थ्रू लाया गया था, लेकिन ये वहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया इसने, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, इस तरह से भी वहाँ की जो ऑलरेडी स्पीशीज़ एक्सिस्टेड थी उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक और एग्जांपल है पार्थीनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, और लेंटेनम, ये भी सेम ही तरह से काम करती हैं, ये भी क्या है, एलन स्पीशीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब कि जब कोई दो स्पीशीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं, ठीक है, अपने पर्टिकुलर फीड के लिए, पर्टिकुलर नीड के लिए, तो अगर उसमें से कोई एक स्पीशीज़ भी इन्वायरमेंटल चेंजेस की
तरह एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने एक्सटिंक्ट हो जाती है तो दूसरी अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल डोडो एंड कैलवेरिया ट्री, ये दोनों एक दूसरे पर बेनिफिशियली है। म्यूचुअलिज्म जो इसका इफेक्ट है वो पड़ता है, अगर इसमें से एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होगी दूसरी अपने आप हो जाएगी। सेकेंड वन इज़ यूका फ्लोर एंड यूका मोथ एंड थर्ड इज़ फिग एंड ब्लास्टोफेजा। तो यहाँ पे आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हाउ टू कंजर्व एंड वाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दीज वीडियोज़ आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स, सो वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।